क्या तुम नर्सिंग ऑफिसर बनने के लायक हो? क्या तुम सेंटर लेवल में एम्स में जॉब करने के लायक हो? नॉर्सेट 10 में अब लगभग 150 दिन बचे हैं। या आप री अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट है। नोट्स हैं या नहीं है, स्ट्रेटजी सेम है। खेल है केवल समझने का, स्पीड का, एक्यूरेसी का एंड एनालिसिस का। लेकिन करना क्या है? याद रहे, पारी कोई भी हो, जीरो से ही शुरू होती है, चाहे क्रिकेट हो या फिर करियर। अब समझदार कौन है और जीतेगा कौन? ऐसा कहना मुश्किल है लेकिन बनना आसान है। तो चलो शुरू करते हैं ये 150 दिन का सफर। लेकिन उससे पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर कर दो। खुद को ये बता दो कि ये फाइनल है और इन 150 दिनों में आप कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करोगे। बाकी किसी भी चीज के लिए बेशक से ना हो, लेकिन खुद के लिए ईमानदार रहना है। ऐसे ही नहीं बोलते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा नर्सिंग असेसमेंट है। और सबसे जरूरी, कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि किसी टॉपर ने कहा था, मैम मुझे लगता है सबसे बड़ा जो फैक्टर रहता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। तो फिर हो गया सिलेक्शन। तो ये जितना भी टाइम हमारे पास बचा हुआ है 150 दिन का, इसे हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे और फिर पार्ट्स को अच्छे से समझेंगे। कौन से दिन कितने टाइम में आपको क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है, कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, क्वेश्चन कब लगाने हैं, किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, सारी की सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्सेट के अंदर 2 लेवल्स रहते हैं, प्री एंड मेंस। जिसमें प्री रहता है हमारा क्वालिफाइंग कैटेगरी का एग्जाम, जिसमें 100 एमसीक्यूज आते हैं, दोनों ही सीबीटी रहेंगे। प्री के अंदर 100 मार्क्स का पेपर रहता है आपका, जिसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे आपके नर्सिंग पार्ट के, 20 क्वेश्चंस आते हैं नॉन नर्सिंग पार्ट के। एंड पूरे को कंप्लीट करने के लिए आपको मिलती हैं 90 मिनट्स। एंड यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ब्लफ नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा मेंस एग्जामिनेशन। ये फाइनल एग्जाम है, इसके बेसिस पर ही आपको एम्स के अंदर सीट अलॉट होगी और आपको आपका ड्रीम मिल जाएगा। यहाँ पर टोटल आपको 160 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। सारा का सारा नर्सिंग का पोर्शन रहेगा, यहाँ नॉन नर्सिंग नहीं आता है। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 180 मिनट्स मिलेंगी एंड नेगेटिव मार्किंग वही सेम रहती है 1/3। तो अब शुरू कर देते हैं हमारे 150 डेज की स्ट्रेटजी को। बट सबसे पहले अपने को इसे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे दिमाग में ये स्ट्रेटजी बहुत क्लियर हो जाए कि कितने दिन में मुझे कौन सा पार्ट कंप्लीट कर देना है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो पहला पार्ट आपका बचेगा पहले 100 दिन और बचे हुए 50 दिन। अब चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पहले 100 दिन के अंदर हमको कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना है। तो 2 ही वर्ड्स यहाँ पे फोकस करना। आपको यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट करनी है एंड उसके साथ साथ क्यू बैंक। क्यू बैंक से मेरा मतलब है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करते हुए चलना है। एंड कम से कम मिनिमम तो आपको 6 आवर का टाइम डेली देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपका फोकस है थ्योरी के ऊपर। आपको लेक्चर वीडियोस देखनी है, आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, उनको साथ साथ रिवाइज भी करते रहना है और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी करने हैं। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सिर्फ 6 घंटे पढ़ना, चाहो तो 10 घंटे के लिए लग जाओ, क्योंकि पागलपन ज़रूरी है। लेकिन फिर भी हम कभी कभी सोचते हैं कि 10 घंटे निकाल तो रहा हूँ, बट समझ ही नहीं आ रहा है कि 10 घंटे ही मैं स्केड्यूल नहीं हो रहे मुझसे कि मैं कब थ्योरी पढ़ रहा हूँ, कब मैं उसके अलावा क्वेश्चंस कर रहा हूं। तो अगर ये सारी समस्याएं भी तुम फेस कर रहे हो तो उसका भी सॉल्यूशन है। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा टाइम टेबल फॉलो करना है। यानी शुरुआत में ही अगर हमारे पास शेड्यूल है कि पूरे दिन मुझे क्या पढ़ना है, तो फिर बहुत इजीली मैं सब कुछ कवर कर सकता हूँ, है ना। ये वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जिसकी हेल्प से आप टाइम टेबल बना लोगे। आपको पता चल जाएगा कि पूरे दिन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, कब हमें लेक्चर वीडियो देखनी है, कब टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं, कब रेशनल्स पढ़ने हैं और अगले दिन के लिए प्रिपरेशन भी पहले ही दिन करनी है। तो सारी चीज़ें यहाँ तुम्हें मिल जाएंगी। वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाना, रेफर करना और पढ़ना शुरू कर दो। एंड ये बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बोला गया है कि सुबह 4 बजे उठना है तो वही ज़रूरी है, नहीं। फ्लेक्सिबल है, तुम इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बट हाँ, आवर्स के हिसाब से जो चीज़ें डिवाइडेड हैं वो ऐसे ही रख के पढ़ना है। टाइम चाहे आप रात को पढ़ें, चाहे दिन में पढ़ें, चाहे सुबह पढ़ें, वो आपकी मर्जी है। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कि मैम मैंने शेड्यूल भी बना लिया और मुझे ये भी पता चल गया कि पहले 100 दिन में मुझे थ्योरी करनी है, लेकिन उस थ्योरी में क्या करना है, कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करूँ और किस को मैं थोड़ा
कम टाइम दे सकता हूँ। तो सबसे ज़रूरी है ध्यान रखना, फोकस करना है बिग 4 के ऊपर। अब जिन्हें पहली बार सुनाई दे रहा है उनके लिए मैं बता देती हूँ, बिग 4 का मतलब है आपके वो 4 सब्जेक्ट जिनका पोर्शन सबसे ज़्यादा रहता है और जिनके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलो मेरे साथ साथ बता दो कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसके साथ है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड साथ में है ओबीजी। रिसेंटली आपने देखा होगा ओबीजी के काफ़ी ज़्यादा पोर्शन रहता है एग्जाम के अंदर, ये चारों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने नहीं है, नहीं। फॉर एग्जाम्पल समझ के देखो, मैं दिन में पढ़ रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल 8 आवर्स के लिए मैं थ्योरी कर रही हूँ, तो इसमें से आपने क्या किया, 4 घंटे आपने दे दिए इन बिग 4 को, उसके अलावा 2 घंटे आपने कर लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। उस बचे हुए 2 घंटे में आप रिमेनिंग आपके सब्जेक्ट्स कर सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट हैं, बट बाद में कर सकते हो, कम टाइम दे सकते हो। जैसे आपने इस बचे हुए 2 घंटे में पीडिया की थ्योरी कर ली, फिर आपने इस बचे हुए 2 घंटे के अंदर मेंटल हेल्थ नर्सिंग को पढ़ लिया या फिर रिसर्च पर फोकस कर लिया। इससे क्या होगा ना, तो ये 4 घंटे पढ़ी हुई चीज़ हमें ज़्यादा लगेगी, हम बोर होंगे, 2 चीज़ें एक साथ चलती रहेंगी और साथ में ही आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लोगे। अब यहाँ थोड़ा सा समझदार बन जाओ, है ना, स्मार्टली प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी देखी, नोट्स बनाए, छोड़ दिया, नहीं। स्मार्ट बच्चा वो है जो लेक्चर वीडियो देखेगा और फिर उसके बाद साथ ही में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को देखता हुआ चलेगा कि मैंने इस टॉपिक को अभी तक कितना ग्रैब किया है ना। जैसे कि एन प्रेप में आपको बहुत इजीली लेक्चर वीडियो के नीचे ही क्यू ब्लॉक मिल जाता है। आप जैसे ही ब्लॉक पे क्लिक करोगे क्वेश्चन बैंक पे पहुंच जाओगे। यानी आपने टॉपिक पढ़ा था आज चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज पढ़ लिया, सोचो, है ना, आईसीडी इंसर्शन पढ़ लिया, तो आईसीडी इंसर्शन के क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। वहां से आपने सारे क्वेश्चंस लगा के देख लिए, तो आपको क्या लगा, 80% एक्यूरेसी आ रही है, मतलब टॉपिक मुझे इतना क्लियर हो चुका है, एक बार और रिवाइज करूंगा तो 100% हो जाएगा। अब इसके बाद ये चीज भी रहती है कि प्री के अंदर तो 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 80 तो हो गए नर्सिंग के, लेकिन उसके अलावा 20 क्वेश्चंस नॉन नर्सिंग के भी आते हैं, तो उसको भी अपने को नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि प्री आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। अगर वहीं पर हम मार्क आ गए तो मेंस तक पहुंचेंगे ही नहीं। एटलीस्ट आप ट्राई करो 50% नॉन नर्सिंग को कंप्लीट करते हुए चलने का। अब 50% से अपने को क्या समझना है, सोचो हमारे पास टोटल 6 पोर्शन है या 6 टॉपिक्स हैं जिसपे से नॉन नर्सिंग में क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आपका जीके हो गया, करंट अपडेट्स हैं, उसके अलावा आपका मैथ्स है, बेसिक रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, लैंग्वेज है, कंप्यूटर है। 6-7 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से अगर 3 या 4 भी आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो एटलीस्ट उसको तो एक बार पढ़ के और रिवाइज करते हुए जाना। तो 50% यानी कि 20 में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो अपने को अटेम्प्ट करके सही करके आने हैं, ताकि हम बहुत सारे बच्चों से ऑलरेडी आगे निकल जाए। अब इसमें भी हमको लगता है कि इतनी सारी वास्ट जीके है, क्या क्या पढ़ के जाऊं, तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट पिछले 6 महीने के अंदर जितनी हेल्थ से रिलेटेड अपडेट्स आई हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, नई अपडेट्स हैं, WHO ने कोई अपडेट दे दी, इंडिया के अंदर कोई डिजीज़ के अंदर कोई ड्रग चेंज हो गई, पिछले 6 महीने में कुछ भी अगर मेजर चेंजेस हुए हैं, तो एटलीस्ट उन करंट अपडेट्स को पढ़ के चले जाओ, तो ऑलमोस्ट जीके के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब हमको सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, यहाँ से मैंने लेक्चर वीडियो देख ली, यहाँ से मेरे नोट्स बन गए, फिर मेरे क्वेश्चन बैंक भी हो गया, लेकिन ये सारी चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब आपके पास एक अच्छा रिसोर्स हो। अगर आप में से अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास अभी भी कोई फाइनल रिसोर्स नहीं है और समझ नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ना है, तो फिर आपके लिए एन प्रेप गोल्ड बेस्ट है, जिसमें आपकी सारी थ्योरी एक ही जगह से कंप्लीट हो जाएगी। ना आपको नर्सिंग के लिए कहीं भागना है, ना नॉन नर्सिंग के लिए कहीं भागना है, ना ही आपको क्वेश्चन बैंक कहीं और से रेफर करना है। सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएंगी, तो जिसमें आप बहुत जल्दी अपनी मेहनत के साथ एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अब ये कोर्स सच में उन स्टूडेंट्स के लिए गोल्ड माइन है जो सच में सीरियस हैं नॉरसेट या कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए। और मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रही हूँ, इसका रीज़न है 900+ आवर्स की वीडियो क्लासेस हैं, जिसमें आपके क्लिनिकल वीडियोस भी इंटीग्रेटेड हैं, 3D भी इंटीग्रेटेड है, सिमुलेशंस हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको ऐसे समझाई जाती हैं कि दोबारा आप ना भूलें। और एक बार एक रिसोर्स आपने रेफर कर लिया तो फिर कहीं और आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट आपको नॉरसेट लेवल के मिल जाएंगे। और फिर जब बात आती है हमारी कि अब मैंने एक बार तो थ्योरी कर ली, रिवीजन कैसे करूं, तो फिर उसके लिए भी रैपिड रिवीजन अवेलेबल है, 100 आवर्स में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। उसके अलावा PYQs अवेलेबल हैं एंड सारे के सारे एग्जाम्स को इसमें कवर किया जाता है। एंड इसमें एनरोल करना बहुत ईजी है, प्ले स्टोर से एनप्रेप ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे जाओ, गोल्ड बैच के अंदर एनरोल करो और कॉपी पेन उठा के पढ़ना शुरू कर दो। अब एक बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं भी आपकी तरह एस्पिरेंट थी और मुझे सब पता
है कि क्या क्या चीज़ें हम फेस करते हैं, चाहे हमारे पास पूरा रिसोर्स भी सामने रखा हो, बट कभी कभी हम इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं समझ आता है क्या पढूं, बहुत कन्फ्यूजन होती है और भी बहुत सारी दिक्कतें साथ में चलती रहती हैं और पढ़ाई को जॉब के साथ मैनेज नहीं कर पाते, पढ़ाई को फैमिली इश्यूज़ के साथ मैनेज नहीं कर पाते। देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से हम सिलेक्शन खो देते हैं। तो अगर आप भी ऐसी कोई भी चीज़ फेस कर रहे हो, चाहे पढ़ाई करने में या कोई और इशू जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर कन्फ्यूजन है कि पढ़ना कैसे है, तो ये सारे की सारी समस्याओं का हल आपका एनप्रेप कर देगा। एनप्रेप मेंटोरशिप ग्रुप या फिर कहूँ तो एनप्रेप का सपोर्ट ग्रुप सारा टाइम आपके लिए अवेलेबल रहता है 24/7। इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको किसी फैकल्टी से बात करनी है, मैं भी आपसे खुद बात करूंगी, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे फैकल्टी से बात करनी है। हमारी सारी की सारी टीम पूरा टाइम अवेलेबल रहती है ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे बच्चों को कुछ भी दिक्कत ना आए, क्योंकि ये चीज़ सच है कि एक छोटी सी गाइडेंस या फिर एक मेंटोरशिप कॉल किसी की भी लाइफ बदलने के लिए काफ़ी होती है। क्योंकि कभी ना कभी हम ऐसी जगह पे उलझे होते हैं, कोई एक बार हमें गाइड कर दे तो शायद हम वहाँ से बाहर आ सकते हैं। इसीलिए कभी भी कन्फ्यूजन है, डरे हुए हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, डीमोटिवेटेड हो, तो घबराना मत, हेजिटेट नहीं करना है। तभी के तभी जब भी आपको जो भी फील हो रहा है, आप आराम से यहाँ पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनको पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता, इसीलिए लिख कर बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। एक बार तुमने नोट्स लिख लिए, उसके बाद ट्राई करो बिना देखे हुए दूसरी जगह सेम वापस से नोट डाउन करने की, देखो तुम्हें कितना याद रह रहा है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रहती है इसी के लिए रिवाइज करना, क्योंकि आधे से ज्यादा टॉपर्स यही करते हैं, लिखकर याद करते हैं, टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं और ऐसे ही उनकी मेंटल पावर इंक्रीज होती है। मैं जब भी पढ़ता था ना तो एक नोटबुक रखता था, उसमें लिख लिख के पढ़ता था। मेरी दूसरी हैबिट ये थी कि जब भी एनप्रेप के एमसीक्यू सॉल्व करता था ना, तो क्वेश्चन करेक्ट होता तो ठीक है, इट्स ओके, बट कोई रॉन्ग हो गया तो उसको रिवीजन नोटबुक एक मेरे पास थी, उस रिवीजन नोटबुक में क्वेश्चन लिखता था, उसका आंसर ऑप्शन लिखता था, उसको पूरा रैशनल लिखता था और रैशनल को पढ़ता था और रैशनल को भी अच्छे से पढ़ता था। और टॉपिक में कोई डाउट आया तो उस टॉपिक को पूरा वापस रिवाइज करता था कि आगे से ये क्वेश्चन दिख गया, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो चलो, अब थ्योरी भी हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने इन 100 डेज को उस तरीके से यूटिलाइज कर लिया जिस तरीके से प्लान किया था, पूरे शेड्यूल के हिसाब से। अब बचते हैं हमारे नेक्स्ट 50 डेज। अब यहाँ पर भी वही सेम स्टेप फॉलो करना है। इन 50 दिन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 25 एंड 25 डेज। अब एक एक करके इन दोनों को समझेंगे, पहले 25 में क्या करना है और लास्ट यानी एग्जाम से जस्ट पहले 25 डेज के अंदर आपको कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 25 दिन के अंदर आपको 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, जिसमें सबसे पहले ज़रूरी है रिवीजन। अब चाहे आपने ऊपर बिग 4 पर फोकस किया था या 6 सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे से हो गए जिनमें से मेजर पोर्शन आता है, लेकिन एक बार करने से चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन नहीं रहेंगी। मैंने अभी भी बताया था, आपने लिख के भी पढ़ लिया, बट विदाउट रिवीजन सारी की सारी चीज़ें वेस्ट हैं। तो टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम मूव करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्विंग वाले फेज के ऊपर। अभी तक आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए थे, आपको पता था वो क्वेश्चन किस टॉपिक का है। अब हम रैंडम क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे, जिसमें आप सबसे पहले शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट टेस्ट के साथ। यानी कि जैसे सबसे पहले मैंने FON के टेस्ट देने शुरू किए, तो मैं करूंगी क्या, पहले आई विल रिवाइज FON के नोट्स, उसके बाद आई विल अटेम्प्ट द टेस्ट, है ना। पहले आई विल रिवाइज, दूसरा स्टेप मेरा रहेगा कि मैं जिसके अंदर टेस्ट अटेम्प्ट करूंगी। और यहाँ पर हमारी जर्नी खत्म नहीं होती है। आफ्टर अटेम्प्टिंग द टेस्ट आपको आपकी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। अब वो मिस्टेक के लिए चाहे आप मिस्टेक डायरी बनाओ, मैजिक बुक बनाओ, लेकिन जो भी क्वेश्चन आप गलत करते हो, किसी क्वेश्चन में आपने तुक्का मारा था, नहीं समझ आया था, गलती से ठीक हो गया, तो खुद के साथ ईमानदार रहना है। उस रेशनल को वहाँ पे, उस कंसेप्ट को एक जगह पे नोट डाउन करते हुए चलो, ताकि बाद में, है ना, आपको वो काम आए और सारी की सारी गलतियाँ हमें एक ही जगह पर मिल जाए। अब यहाँ इसके अलावा तीसरी चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट रहती है PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कभी भी किसी भी एग्जाम को समझना है, उसके पैटर्न को पता लगाना है, देखना है कितना टफ रहता है, लेवल कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है, सब कुछ, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा आपको PYQ सॉल्व करने से मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, देखते रहो वहाँ पे कितनी गलतियाँ कर रहे हो, उसको भी साथ साथ में मिस्टेक डायरी के अंदर नोट डाउन करते हुए चलो। एंड आइडेंटिफाई करो कि नॉट सेट के फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं और उनको अपने फेवरेट बना लो। और जब भी सब्जेक्ट टेस्ट दो, वहाँ पर ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस। एनालिसिस का क्या मतलब है, सोचो 80% से ज़्यादा आपके सही जा रहे हैं, एक्यूरेसी अच्छी बन रही है। इसका क्या मतलब है कि FON 80%
मेरी अच्छी हो चुकी है, मतलब मैं रेडी हूँ आगे कभी भी मॉक टेस्ट में या कहीं पर भी FON को फाइट करने के लिए। ऐसे करके MSN, CHN, OBG, पीडिया, साइकेट्री सबको एक एक करके सब्जेक्ट टेस्ट से गो थ्रू होना है, सबके अंदर 80% ज़्यादा स्कोर करना है, मिस्टेक्स लिखनी है और उसके बाद ही हम रेडी हो पाएंगे अगले 25 डेज के लिए। और अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मैम रिवीजन कहाँ से करूँ, तो फिर बहुत सिंपल है, वो भी तुम्हें एनप्रेप के गोल्ड बैच पे मिल जाएगा। रैपिड रिवीजन में 100 आवर्स के अंदर रिवाइज कर लो सारा कुछ, रैपिड रिवीजन से वीडियो देख लो MSN की और उसके बाद MSN का सब्जेक्ट टेस्ट लगा लो। वेरी सिंपल प्रोसेस। अब इन 125 दिन तक आते आते तुमने सब कुछ कर लिया, तुमने थ्योरी भी कर ली, तुमने लेक्चर वीडियो देख ली, नोट्स भी पढ़ लिए, PYQ भी लगा लिए, मैंने सब्जेक्ट टेस्ट भी कर लिए, लेकिन अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या सच में नॉर्सेट के लिए मैं रेडी हूँ, क्या इस बार क्रैक कर पाऊंगा। तो फिर बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसका सॉल्यूशन भी एनप्रेप तुम्हें देता है और वो है एनप्रेप नाश्ता। क्योंकि इन 125 दिन के खत्म होने पर आपको एक ऐसा टेस्ट देने की ज़रूरत है जिससे ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन को एक ही टेस्ट से एनालाइज कर लिया जाए कि भाई हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कितने पानी में हैं, इस बार सीट मिलेगी भी या नहीं। नाश्ता टेस्ट आपकी सारी की सारी समस्याओं का समाधान है। इसके अंदर आपको रियल एग्जाम जैसा फील आ जाएगा। ये एक ऐसा मॉक टेस्ट है फाइनल लेवल जैसा जिसमें तुम्हें ये फील आ जाएगा कि भाई नॉर्सेट ही अटेम्प्ट कर लिया। अटेम्प्ट करने के बाद तुम्हें अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है, पूरी कुंडली मिल जाती है कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, कौन से तुम्हारे वीक एरियाज हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसके अलावा तुम्हें AI प्रेडिक्टेड रैंक मिल जाएगी कि भाई अभी हम कहाँ पर रह रहे हैं, कितना स्कोर आ रहा है और आगे हमें कहाँ तक जाना है। और इसके बाद आपको स्ट्रेटजी भी प्रोवाइड की जाएगी, वो भी पर्सनल आपके लिए स्पेशली डिज़ाइंड, कि स्पेसिफिकली आपको अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को आप आगे किस तरीके से बढ़ा सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात है, नाश्ता बिल्कुल फ्री है, बहुत ही ईजी है इसके लिए रजिस्टर करना। सिंपली आपको एनप्रेप ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको नाश्ता का बैनर दिख जाता है, नाश्ता अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर जो भी नया नाश्ता टेस्ट आने वाला है उसके लिए बहुत ईजिली रजिस्टर कर सकते हैं। अब ये बातें भी हवा में नहीं करी जा रही हैं, इनका भी प्रूफ है। नॉर्सेट 8, नॉर्सेट 9 के टॉपर्स हैं, उनके जाके वीडियोस तुम देख सकते हो जिन्होंने नाश्ता टेस्ट अटेम्प्ट किया था और नाश्ता ने उनके सिलेक्शन में कितना बड़ा रोल प्ले किया है। नाश्ता तो मेरे लिए शायद भगवान की तरह आया, तो बहुत अच्छा गया। मैम नाश्ता टेस्ट देने से बेनिफिट यही है कि आपको जो सब्जेक्ट वाइज आपके जो वीक सब्जेक्ट है उसके बारे में पता चल जाता है कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने MCQ गलत हो रहे हैं। एक तो नाश्ता बिल्कुल ही एज इट इज जैसे एग्जाम है वैसा ही लगता है। एक तो उस मतलब नाश्ता नाम में ये चीज जुड़ चुकी है कि हमें क्या है नॉर्सेट ही दे रहे हैं। और इसको ऐसे ही नहीं बोलते हैं इंडिया का सबसे बड़ा नर्सिंग असेसमेंट टेस्ट। जो नाश्ता देगा वही नॉर्सेट जीतेगा। अब बचते हैं हमारे लास्ट के 25 डेज। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है जिसमें आपको सारा का सारा फोकस लगा देना है इन दो चीज़ों के डेडली कॉम्बिनेशन के ऊपर, जो है आपके डेली टेस्ट अटेम्प्ट करना यानी कि मॉक टेस्ट और साथ में उसको एनालाइज करना। कभी भी ये गलती लाइफ में नहीं करनी है कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगाते रहो और उसको एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी ऐसे मिस्टेक होगी जो बाद में एग्जाम में देखने को मिलेगी। कभी भी कोई भी गलतियां करते हो उसे नोट डाउन करो, वापस से टॉपिक को रिवाइज करो, पढ़ो, वापस समझने की कोशिश करो। एक लेक्चर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आ रही दोबारा से देख लो, लेकिन मिस्टेक वापस एग्जाम के अंदर रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब आपको ट्राई करना है डेली एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही लगाना है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो गया नहीं लगा पा रहे हो, एनालिसिस में बहुत ही टाइम लग गया, रिवीजन में टाइम लग गया, तो कोई बात नहीं, बट हम ऐसा सोच के चल सकते हैं कि एटलीस्ट 20 टेस्ट तो हम दे ही देंगे इस लास्ट के 25 दिन में। अब ज़रूरी नहीं है 20 ही हों, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है टेस्ट अटेम्प्ट करने का, जितना ब्रेन फिलहाल फंक्शन कर रहा है, उतना सारा का सारा जोर फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगाना है। और कभी भी नॉर्सेट को कम आंक के नहीं चलना है। ये नहीं सोचना है कि नॉर्सेट का लेवल कम हो सकता है या फिर इजी क्वेश्चन ही आते हैं, नहीं। नॉर्सेट एक ऐसा एग्जाम है सेंट्रल लेवल का जो तुम्हारे अंदर से पूरी नर्सिंग को ये देखता है क्या तुम नर्सिंग ऑफिसर बनने के लायक हो, क्या तुम सेंट्रल लेवल में एम्स में जॉब करने के लायक हो,
तो आपको प्रिपरेशन भी फिर उसी लेवल की करनी पड़ती है। तो इन लास्ट के 25 डेज के अंदर इतनी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है कि तुम फिर किसी भी क्वेश्चन से ना डरो। और एन प्रेप तुम्हारे लिए बहुत सारे नाश्ता टेस्ट लेकर आने वाला है, तो तुम्हारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब तुम नॉर्थ सेट देने जाओगे तो तुम्हें यही फील होगा कि कोई बात नहीं है, ये तो मैं नाश्ता ही अटेम्प्ट कर रहा हूँ, इतनी भी कोई बड़ी चीज नहीं है। यानी तुम्हारे अंदर से वो एक्सेस डर भी हम खत्म कर देंगे। तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी एक्यूरेसी इस लेवल तक इंक्रीज हो जाएगी कि बस फिर बन गई नर्सिंग ऑफिसर, आ गई हमारे पॉकेट में 12 लाख पर एनएम की सैलरी, चिंता की बात ही नहीं है। अब वापस से सुन लो इन 150 दिन की समरी। आपको 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड करना है। पहले 100 दिन के अंदर हमको थ्योरी करनी थी, बिग 4 पे फोकस करना है, और उसके अलावा हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, समय देना है उनको भी, बट ज़्यादा फोकस आपको उन बिग 4 पर करना है। फिर आते हैं लास्ट के 50 दिन, जिसमें आपको पहले 25 दिन के अंदर फोकस करना है रिवीजन के ऊपर और आपके सब्जेक्ट टेस्ट के ऊपर, साथ में PYQs भी लगाते रहना है। नाश्ता अटेम्प्ट करना नहीं भूलना है, और लास्ट के 25 डेज में डेली टेस्ट लगाओ, 1 नहीं 2 नहीं 3 टेस्ट, और विदाउट एनालिसिस किसी भी टेस्ट की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो फिर एन प्रेप को अपना सारथी बनाकर ये 150 दिन का सफर बहुत मेहनत, लगन और कंसिस्टेंसी के साथ पूरा करो, तो फिर हो गया सिलेक्शन। तो डाउनलोड कर लो एन प्रेप ऐप और अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। पूरी एन प्रेप टीम की तरफ से एडवांस में ऑल द बेस्ट।